आज हम बात करने वाले हैं भारत के 5 ईयर प्लान्स की। 1951 से लेकर 2017 तक चली ये कहानी किसी आर्थिक महाकाव्य से कम नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इस पूरे सफर को समेटते हैं। मतलब कैसे एक देश ने एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था से वैश्विक शक्ति बनने का सफर तय किया। और ये सिर्फ आर्थिक आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये असल में राष्ट्र निर्माण की कहानी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन योजनाओं ने दशकों तक भारत की दिशा और दशा दोनों कैसे तय की। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि इस ऐतिहासिक यात्रा को समझा जाए, सोवियत प्रेरणा से लेकर नीति आयोग तक के सफर के हर अहम पड़ाव को देखना। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। जरूर, क्योंकि ये योजनाएं सिर्फ कागज पर बने आंकड़े नहीं थी, इन्होंने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी को बदला। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि ये नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी का विचार भारत में आया कहाँ से? दस्तावेज तो यही बताते हैं कि आजादी से पहले 2 बड़ी वैश्विक घटनाओं ने भारतीय नेतृत्व को बहुत प्रेरित किया। हाँ, देखिए उस वक्त का जो माहौल था उसे समझना जरूरी है। पहली चीज थी सोवियत संघ। जोसेफ स्टॉलिन का मॉडल। बिल्कुल, उन्होंने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए बहुत तेजी से औद्योगिकरण किया था और दुनिया ये देख रही थी। और दूसरा था महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। सही। 1929 की महामंदी ने यह दिखा दिया था कि मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट को अगर पूरी तरह आजाद छोड़ दिया जाए तो वो ढह सकता है। इसने कैपिटलिज्म की कमियों को उजागर कर दिया था। तो मतलब एक तरफ मुक्त बाजार का मॉडल फेल होता दिख रहा था और दूसरी तरफ सोवियत संघ का तेज विकास। हाँ, तो नेहरू जैसे नेताओं को लगा कि एक गरीब और पिछड़े देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत केंद्रीय योजना की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, हमारे दस्तावेज में की इनसाइट दी गई है। यह केवल एक नकल नहीं बल्कि भारत की परिस्थितियों के लिए एक समाधान खोजने का प्रयास था। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं था। अच्छा। हाँ, ये भारत की अपनी जरूरतों के हिसाब से एक रास्ता बनाने की कोशिश थी। वो स्टालिन की तरह जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, बल्कि भारत की गरीबी, भुखमरी और कृषि आधारित समाज की चुनौतियों का जवाब ढूंढ रहे थे। ये बात और दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि योजना का पहला लिखित दस्तावेज तो 1934 में ही आ गया था। हाँ, ये कमाल की बात है। सर एम विश्वेश्वरैया, एक इंजीनियर। हाँ, एक महान इंजीनियर, उन्होंने किताब लिखी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। सोचिए, आजादी अभी 13 साल दूर थी और इसीलिए उन्हें भारतीय नियोजन का जनक भी माना जाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आर्थिक योजना पर बहस आजादी से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन एक व्यक्ति के विचार को राजनीतिक एजेंडा बनाने के लिए तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ना। और वो प्लेटफॉर्म मिला 1938 में, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जहां इस विचार को एक राजनीतिक रूप दिया गया। हाँ, एक औपचारिक राष्ट्रीय नियोजन समिति मतलब नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये वो मोड़ था जब स्वतंत्रता संग्राम ने राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी का सपना भी देखना शुरू किया। सही कहा। इसका मतलब था कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से भी चाहिए थी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये सिर्फ नेताओं की सोच नहीं थी। 1944 में भारत के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया। ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि उद्योगपति तो सरकारी नियंत्रण के खिलाफ होते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस वक्त जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि देश के विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप और योजना की सख्त जरूरत है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत व्यवहारिक थे। वो जानते थे कि एक तबाह देश में जहां सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, स्टील प्लांट नहीं है, वहां अकेले प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। उन्हें एक मजबूत सरकार की जरूरत थी जो ये सारा बुनियादी ढांचा खड़ा करे ताकि उनके उद्योग फल फूल सकें। तो मतलब निजी क्षेत्र भी इसमें शामिल था। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि आर्थिक योजना को लेकर कितना व्यापक समर्थन था। और फिर आखिरकार 1951 में आजादी के बाद इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाया गया।
पहला, और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि सपने हकीकत में कैसे बदले जाते हैं, योजनाओं से, नीतियों से, और कभी-कभी गलतियों से सीख कर भी। हमारे सामने जो तस्वीरें हैं वो एक पूरा सफर दिखाती हैं। कहां से कहां तक का? खेत में हल चलाते किसान से लेकर आसमान में जाते रॉकेट तक। तो आज हमारा मकसद यही है, इन 66 सालों के सफर को परत दर परत समझना। हम हर योजना की एक-एक लाइन को कुरेदने की कोशिश करेंगे। सोवियत प्रेरणा से योजना आयोग की स्थापना से लेकर नीति आयोग के नए युग तक ये सब हुआ कैसे? तो चलिए इस आर्थिक महाकाव्य को खोलते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उस नींव से, उस मशीनरी से जिसने ये सब संभव बनाया। हाँ, संस्थागत ढांचा। हमारे सामने जो ढांचा है उसमें सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी। योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। इसकी सबसे दिलचस्प बात इसकी प्रकृति थी। प्रकृति मतलब ये कि यह एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी निकाय था। अच्छा, तो इसका जिक्र संविधान में नहीं था? नहीं, और इसके सुझाव सरकार पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी भी नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते थे तो बात में वजन तो होगा ही। बिल्कुल, इसीलिए इसकी बातों में बहुत वजन था। और इसका मॉडल टॉप डाउन था, मतलब योजनाएं दिल्ली में बनेंगी और राज्यों तक पहुंचेंगी। हाँ, उस समय ऐसा क्यों सोचा गया? क्या राज्यों पर भरोसा नहीं था? सवाल बहुत अच्छा है। इससे भरोसे की कमी से ज्यादा उस समय की जरूरत की तरह देखा गया। जरूरत? हाँ, देखिए, देश नया नया बना था, हजारों रियासतों को जोड़कर एक किया गया था। सही बात है। तो सोच ये थी कि एक मजबूत केंद्र ही पूरे देश के संसाधनों का सही बंटवारा करके संतुलित विकास कर सकता है। और ये आइडिया कहाँ से आया? ये विचार केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर आया था और गुलजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो एक केंद्रीय सोच थे, लेकिन फिर इस संरचना में 6 अगस्त 1952 को एनडीसी को क्यों जोड़ा गया? राष्ट्रीय विकास परिषद। हाँ, एनडीसी। इसे तो सुपर कैबिनेट भी कहा जाता था। के संथानम ने ये नाम दिया था। एनडीसी को लाने का मकसद ही इसी टॉप डाउन मॉडल में एक संतुलन बनाना था। संतुलन कैसे? इसका मुख्य काम था योजनाओं में राज्यों का सहयोग लेना और उन पर अंतिम मोहर लगाना। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे। तो क्या एनडीसी सच में राज्यों को आवाज दे पाई, या वो भी बस केंद्र के फैसलों पर मोहर लगाने वाली एक संस्था बनकर रह गई? देखिए, कागज पर तो ये राज्यों को शामिल करने की एक बहुत अच्छी कोशिश थी ताकि संघीय ढांचे का सम्मान हो। लेकिन असल में हकीकत में ज्यादातर समय केंद्र का ही दबदबा रहा। फिर भी ये एक ऐसा मंच था जहां राज्य अपनी बात रख सकते थे, जो पहले बिल्कुल नहीं था। तो ये तो हुआ ढांचा। अब सवाल ये है कि इस मशीनरी ने अपना पहला काम क्या चुना? हाँ, यहीं से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की कहानी शुरू होती है। उस समय का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। देश ने विभाजन का दर्द झेला था, लाखों शरणार्थी थे, देश में अनाज की भारी कमी थी। हमें अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ रहा था। बिल्कुल। ऐसे में पहली प्राथमिकता क्या होगी? देश का पेट भरना। इसलिए पूरा ध्यान कृषि, सिंचाई और बिजली पर लगाया गया। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। इसका मतलब क्या था? इसका मूल विचार बहुत सीधा था। देश जितना ज्यादा पैसा बचाएगा और उसे सही जगह निवेश करेगा, उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। अच्छा। उस समय भारत के पास विदेशी निवेश तो था नहीं, इसलिए सारा जोर घरेलू बचत और सरकारी निवेश पर था। और ये योजना सफल रही, अपने लक्ष्य से कहीं ज्यादा सफल रही। और इसी दौर में भाखड़ा नांगल, हीराकुंड जैसे विशाल बांध बने, जिन्हें नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। हाँ, लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि एक ही साथ कितनी चीजें हो रही थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि योजना सिर्फ बांध और खेती तक सीमित नहीं थी, ये एक राष्ट्र की पूरी नींव रखने जैसा था। जैसे सोचिए, 1952 में गांव के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और 1955 में एसबीआई। हाँ, देश के सबसे बड़े बैंक इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकृत करके एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाना, सब कुछ एक साथ। तो पहली योजना ने जमीन तैयार कर दी। इसके ठीक बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ने गियर बदला और एक जबरदस्त औद्योगिक छलांग लगाई। हाँ, ये पीसी महालानोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालानोबिस मॉडल। इस मॉडल का तर्क भी सरल था। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें वो मशीनें बनानी होंगी जो दूसरी चीजें बनाती हैं। मतलब स्टील, भारी इंजीनियरिंग। हाँ, मशीन टूल्स, इन पर फोकस करो।
और यहीं पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। जहां सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल। और इसी का नतीजा था कि हमें भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में विशाल स्टील प्लांट्स देखने को मिले। आज के दौर में ये सोचना भी अजीब लगता है कि हमारे सबसे बड़े स्टील प्लांट्स बनाने में सोवियत संघ, ब्रिटेन और जर्मनी तीनों ने एक साथ मदद की थी। सही बात है। ये उस वक्त की दुनिया की एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। इन स्टील प्लांट्स ने भारत के औद्योगिक भविष्य की नींव रखी। और इसी दौर में LIC और KVIC की भी स्थापना हुई। हाँ, 1956 में जीवन बीमा निगम और खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो पहले दशक में एक मजबूत कृषि आधार और फिर एक औद्योगिक ढांचा, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। हाँ, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर आया तीसरा प्लान 1961 से 66 और ऐसा लगा कि सब कुछ बिखर गया। इसे संकट और संघर्ष का दशक क्यों कहते हैं? इसे हम कह सकते हैं वो योजना जो टूट गई जब आदर्शवाद हकीकत से टकराया। अच्छा। गाडगिल योजना पर आधारित इस योजना का लक्ष्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था, लेकिन ये अपने लक्ष्यों में बुरी तरह विफल रही। कितनी बुरी तरह? यहाँ तक कि देश की आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक हो गई, नेगेटिव ग्रोथ। और इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़े झटके थे। हाँ, पहला 1962 का भारत चीन युद्ध, दूसरा 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरा 1965-66 का भीषण सूखा। इन तीनों ने देश के संसाधनों को निचोड़ कर रख दिया। तो प्राथमिकता विकास से हटकर रक्षा पर चली गई। डिफेंस। ये एक मजबूरी थी। लेकिन इतनी चुनौतियों के बीच भी कुछ बड़े काम हुए, जैसे 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना और 1964 में IDBI और 1965 में FCI का गठन। ये FCI क्या था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? FCI यानी भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सूखे ने हमें सिखाया कि हम सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं रह सकते। हाँ। FCI का काम था सरकार के लिए किसानों से अनाज खरीदकर उसका भंडार बनाना, ताकि मुश्किल समय में देश में खाने की कमी ना हो। और ये आज भी हमारी खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। बिल्कुल। इन संकटों के बाद पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला पहली बार टूटा और 3 साल का योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे आया। हाँ। 1966 से 69 तक। संसाधनों की इतनी कमी थी कि 5 साल की लंबी योजना बनाना संभव नहीं था। इसलिए 3 एक-एक साल की योजनाएं लाई गईं। लेकिन इसी अंधेरे दौर में भारत के लिए एक उम्मीद की किरण आई। हरित क्रांति। हाँ, ये सोचना भी कमाल है कि एक वक्त था जब भारत को अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ता था और फिर कुछ ही सालों में गेहूं की कुछ नई किस्मों ने पूरी कहानी बदल दी। MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से अब देश कम से कम खाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं था। संकट के बाद चौथी योजना 1969 से 74 का लक्ष्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। इसमें कुछ बड़े साहसिक कदम उठाए गए, जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ, इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब था? मतलब बहुत बड़ा था। इससे पहले बैंक ज्यादातर बड़े शहरों और बड़े उद्योगों तक ही सीमित थे। सही बात है। राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार ने बैंकों को गांव-गांव तक अपनी शाखाएं खोलने का निर्देश दिया। इससे पहली बार आम किसान को बैंक से लोन मिलना आसान हुआ। और इसी दौरान 1969 में ISRO की स्थापना हुई और 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ये सब आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम थे। इसके बाद आई 5वीं योजना 1974 से 78, जिसका नारा गरीबी हटाओ बहुत मशहूर है। पर क्या ये सिर्फ एक नारा था? नहीं, ये सिर्फ एक नारा नहीं था। पहली बार गरीबी उन्मूलन को एक मुख्य आर्थिक लक्ष्य के तौर पर सीधे संबोधित किया गया। अच्छा। इसी योजना में 1975 में RRB यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई। इनका मकसद क्या था? इनका एकमात्र मकसद था ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों और कारीगरों को कर्ज देना। लेकिन ये योजना तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। नहीं, 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी सरकार ने इस योजना को 1 साल पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया। और फिर वो एक अनूठा प्रयोग लेकर आए, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। हाँ, 1978 से 80 तक। ये क्या था? ये एक बहुत ही अलग अवधारणा थी। मतलब 5 साल के एक फिक्स्ड मेन्यू के बजाय
आप अपनी जरूरत के हिसाब से हर साल मेन्यू बदलते रहते हैं। मतलब हर साल योजना का मूल्यांकन करो और उसे संशोधित करो। बिल्कुल। ये आइडिया कहाँ से आया था? ये अवधारणा स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मायरडल की प्रसिद्ध पुस्तक एशियन ड्रामा से ली गई थी। और भारत में इससे कौन जुड़ा था? अर्थशास्त्री डी.टी. लकड़ावाला। लेकिन ये प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चला। 1980 में कांग्रेस की वापसी के साथ ही इसे खत्म कर दिया गया। और फिर से पंचवर्षीय योजनाओं का दौर शुरू हुआ। छठी योजना को नेहरूवादी समाजवाद का अंत भी कहा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से नीतियों में एक बहुत महीन बदलाव देखने लगा था। कैसा बदलाव? फोकस अब सिर्फ नया पब्लिक सेक्टर बनाने पर नहीं, बल्कि मौजूदा औद्योगिक आधार के आधुनिकीकरण पर था, जिसे टेक्नोलॉजी शिफ्ट कहते हैं। मतलब अब मशीनों और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने पर जोर था। सही। इसी दौरान 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आज भी सबसे बड़ा बैंक है। और 7वीं योजना 1985 से 90 ने तो इस बदलाव को और साफ कर दिया। नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। बिल्कुल। यहाँ पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की स्पष्ट शुरुआत हुई। तो क्या ये कह सकते हैं कि 1991 के बड़े आर्थिक सुधारों की जमीन यहीं तैयार हो रही थी? एक तरह से हाँ। इसी समय 1988 में सेबी की स्थापना हुई ताकि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट किया जा सके। लेकिन ये बदलाव शायद बहुत धीमा और बहुत देर से आया, क्योंकि इसके ठीक बाद 1990 में वो आर्थिक संकट आया जिसके बारे में हम सब ने सुना है। देश दिवालिया होने की कगार पर था। दिवालिया हो ही चुका था, बस घोषणा बाकी थी। ये संकट देखिए अचानक नहीं आया था। ये दशकों की बंद अर्थव्यवस्था, सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज की नीतियों का नतीजा था। हमारा निर्यात कम था और विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा था। हालात इतने बुरे थे कि देश के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का आयात बिल चुकाने जितना विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। सोचिए वो दिन जब ट्रकों में भारत का सोना भरकर एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था ताकि उसे विदेशों में गिरवी रखकर कर्ज लिया जा सके। ये एक राष्ट्र के लिए आर्थिक शर्मिंदगी का चरम था और इसी पल ने सब कुछ बदलने पर मजबूर कर दिया। और इसी संकट की आग से एक नए भारत का जन्म हुआ। 8वीं योजना 1992 से 97, जिसे हम राव मनमोहन मॉडल के नाम से जानते हैं। भारत ने LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, पर इसका असल में मतलब क्या था? किया गया यानी अब कोई फैक्ट्री लगाने के लिए बाबुओं के चक्कर नहीं काटने थे। विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए गए, निजी कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना। ये योजना जबरदस्त सफल रही और इसने भारत को अगले 2 दशकों के लिए एक नई आर्थिक राह दिखाई। तो इस बड़े बदलाव के बाद की योजनाओं का फोकस क्या रहा? 9वीं योजना 1997 से 2002 का थीम था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। लेकिन इस पर भी बाहरी घटनाओं का साया रहा। 1998 का पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, फिर उसके बाद लगे प्रतिबंध। 1999 का कारगिल युद्ध। और इसी दौरान आया एशियाई वित्तीय संकट। इन सब ने अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां पेश की। 10वीं योजना 2002 से 7 में एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया। यहाँ पहली बार ठोस मात्रात्मक लक्ष्यों यानी मॉनिटरेबल टारगेट्स पर जोर दिया गया। सही कहा। अब सिर्फ गरीबी कम करेंगे जैसी बातें नहीं थीं। बल्कि क्या था? लक्ष्य था कि गरीबी को 21% तक लाएंगे। साक्षरता बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि साक्षरता दर को 75% तक पहुंचाएंगे। इससे सरकार की जवाबदेही बढ़ी। और फिर आती हैं आखिरी 2 योजनाएं, 11वीं और 12वीं। यहाँ भाषा में एक बड़ा बदलाव दिखता है, समावेशी विकास। 11वीं योजना तक आते आते ये साफ हो गया था कि सिर्फ GDP ग्रोथ काफी नहीं है। क्यों? 1991 के बाद विकास तो हुआ, लेकिन उसका फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा था। खाई बढ़ रही थी। इसीलिए समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ पर जोर दिया गया। मतलब विकास ऐसा हो जो गरीबों, पिछड़ों और गांव तक पहुंचे। अधिकार आधारित कानून आए, जैसे शिक्षा का अधिकार RT और मनरेगा। हाँ, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कानूनी गारंटी दी। और फिर आई 12वीं और अंतिम योजना। इसका थीम था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। यहाँ एक नया और बहुत महत्वपूर्ण शब्द जुड़ा, सतत यानी सस्टेनेबल। इसका मतलब था कि अब विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकता। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बने। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और फिर
इस 65 साल लंबे सफर के बाद 15 अगस्त 2014 को एक युग का अंत हुआ योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। ये सिर्फ नाम का बदलाव था या कुछ और? नहीं, ये सोच और कार्य प्रणाली का एक बुनियादी बदलाव था। योजना आयोग एक टॉप डाउन संस्था थी। दिल्ली में बैठकर योजनाएं बनाती थी और फंड भी देती थी। हाँ। तो नीति आयोग अलग कैसे है? नीति आयोग एक थिंक टैंक है। ये बॉटम अप और सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। सहकारी संघवाद मतलब केंद्र और राज्य अब बॉस और कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक टीम की तरह काम करेंगे। पहले दिल्ली में प्लान बनता था और राज्यों को कहा जाता था कि इसे लागू करो। और अब राज्यों से पूछा जाता है कि आपकी जरूरतें क्या हैं, चलिए मिलकर प्लान बनाते हैं। यानी अब राज्य सिर्फ लागू करने वाले नहीं, बल्कि योजना बनाने में भागीदार हैं। एकदम सही। नीति आयोग का पूरा नाम ही है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये सिर्फ सलाह देता है। और फंड आवंटन का काम अब सीधे वित्त मंत्रालय करता है। ये एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। तो इस 65 साल के सफर का निष्कर्ष क्या है? हमने 12 योजनाएं देखी, कृषि से शुरुआत की, फिर उद्योग, हरित क्रांति, एलपीजी सुधार और अंत में नीति आयोग तक पहुंचे। हाँ, इन सभी स्रोतों का सार एक ही लाइन में है। नीतियां बदली, लेकिन विकास का लक्ष्य निरंतर रहा। हर योजना ने अपने समय की चुनौतियों का जवाब देने की कोशिश की। 8वीं योजना को सबसे सफल माना जाता है क्योंकि उसने सुधारों के दौर में देश को एक नई दिशा दी। और अब पंचवर्षीय योजनाओं की जगह क्या है? अब नीति आयोग के तहत एक लंबी अवधि की रणनीति है, जिसमें 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा शामिल है। तो ये ज्यादा लचीला मॉडल है? हाँ, जो बदलती दुनिया के साथ खुद को तेजी से ढाल सकता है। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत की आर्थिक योजना समय और जरूरतों के साथ एक जीवित दस्तावेज की तरह विकसित हुई। योजना आयोग के केंद्रीकृत मॉडल से नीति आयोग के सहकारी संघवाद तक का यह सफर भारत की बदलती राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को दिखाता है। ये बताता है कि कोई एक मॉडल हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता। योजनाओं के इस लंबे सफर को देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ जीडीपी के आंकड़े हैं? और आने वाले 65 वर्षों में इस परिभाषा के कैसे बदलने की उम्मीद है?